हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने पढ़ा था भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषाएं जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी थी, भाषा को सीखने के तरीके और भाषा कैसे सीखी जाती है। आज अपनी रह गई हिंदी की पेडागोजी की दूसरी क्लास, कल अपने पहली क्लास थी। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं, भाषा के महत्व, भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, उनके सभी के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप पीपीटी से पढ़ सको और अपने नोट्स भी बना सको। पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उससे पहले पेन कॉपी लेके बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के रूप क्या है कि भाषा की क्या होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, एक होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो हम बात कर रहे हैं आपस में, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, वो मौखिक भाषा से संपन्न हो पा रहा है। एक ए है, एक बी है, ये आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये मौखिक भाषा से बात कर रहे हैं। मतलब बोल के मुख से बताना मौखिक भाषा। जो आप मेरे को सुन पा रहे हो, मौखिक भाषा से संभव हो पा रहा है, तो होती है मौखिक भाषा। फिर आता है अपना लिखित भाषा। यहाँ पे लिखा भाषा के रूप, तो ये लिखित भाषा है, आप पढ़ भी रहे हो और आप समझ भी रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। फिर आता है लिखित भाषा, लिखी हुई भाषा। किसी भी चीज को लिखा, कोई भी चीज लिखी हुई है उसके बारे में पढ़ना, वो लिखित भाषा होती है। फिर आती है अपनी सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में सब कुछ आ जाता है। मतलब अपन टाइपिंग कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं किसी को, तो वो पढ़ के समझ रहा है कि क्या बोल रहा है, अपन समझ रहे हैं अगला वाला क्या बोल रहा है, वो एक भाषा के माध्यम से संपन्न हो पा रहा है। फिर आता है अपना सांकेतिक भाषा। संकेत करके किसी को बताना, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो संकेत से बताती है कि रुकना है, चलना है, वहां पे रेड ग्रीन बत्ती लगी होती है। उन लाइटों के माध्यम से हम समझते हैं कि ग्रीन लाइट है तो हमें चलना है, रेड लाइट है तो हमें रुकना है। तो वो एक भाषा है। हाँ, वहां पे कोई बोल के नहीं बता रहा, लिखा हुआ नहीं है, मगर वो संकेत है कि हाँ ये साइन इसका है, ये साइन इस, मतलब साइन लैंग्वेज। जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं उनके बारे में जो साइन लैंग्वेज होती है उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, कोई भी मैच हो, उसमें अंपायर जो साइन करता है, संकेत करता है, उसके आधार पे माना जाता है कि आउट है, ये 4 रन है, ये 6 रन है, या वाइड है। जो भी संकेत करता है वो होता है सारे सांकेतिक भाषा में। तो ये तो भाषा के रूप। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब ऐसा है कि कौन सी भाषा की क्या विशेषता है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। मौखिक भाषा होती है वो अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए होती है कि मैं आज कुछ बोल रहा हूं, कल मैं कुछ बोलूंगा, परसों कुछ बोलूंगा। पहले तो बोल दिया कि फलाना फलाना कोई भी इंसान है वो बहुत अच्छा है, 2 दिन बाद अपन उसकी बुराई कर रहे हैं। पहले तो हम उसकी बुराई कर रहे हैं, 2 दिन बाद, जब मूड के डिपेंड पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू मूड, किसी को एक वक्त पे अच्छा बोलना है, एक वक्त पे बुरा बोलना। तो वो फिक्स नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आपके साथ हूँ, कल को किसी के और के साथ, परसों किसी और की स्पॉट, फिर किसी और की स्पॉट। कभी किसी को अच्छा बताना, कभी किसी को अच्छा बताना। इस वजह से है कि मौखिक भाषा अस्थायी होती है। मौखिक भाषा अस्थायी है, बोली हुई बात स्थायी नहीं रहती, जुबान बदल जाती है। बहुत कम लोग हैं आज इस दुनिया में कि वो एक बार जो जुबान से बोल दिया वो बोल दिया, बस वो स्थायी है। तो इसलिए बोला जाता है कि मौखिक भाषा अस्थायी होती है। फिर लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। लिखित भाषा जो लिख दिया एक बार, वो तो वर्षों बीत जाएंगे, वो लिखा हुआ ही रहेगा। ऐसे नहीं है वो टाइम आने पे धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, नहीं। अगर आज लिख दिया तो अगर 100 साल बाद ही उस कागज को देखा जाए, उस लिखी हुई चीज को देखा जाए, तो वही बात मिलेगी। जैसे वही बात है, अपन कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कोई गाड़ी, कार, प्लॉट वगैरह जो भी कुछ लेने जाते हैं, तो पहले उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि कल को अगला ये ना बोल दे कि मैंने तो तेरे को बोला ही नहीं कि मैं तेरे को ये चीज दे रहा हूँ, अगला दोबारा उस चीज का हकदार हो जाए। इसलिए उसे लिखित में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, ताकि उस चीज का प्रूफ रहे जिंदगी भर कि हाँ ये आपकी ही है, और अगला उसके अकॉर्डिंग कोई भी कदम ना उठाए। तो लिखित भाषा होती है वो स्थायी होती है, वो कभी नहीं बदलती। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, हो गया, फैसला हो गया, उसके बाद वो कभी चेंजमेंट नहीं हो, जब तक दूसरी चीज ना लिखी जाए या उसमें कोई खिलवाड़ ना किया जाए, तब तक वो स्थायी होती है। तो बोला गया कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, जबकि मौखिक भाषा अस्थायी होती है। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। लिखा हुआ चीज आज अपन नोट्स बना रहे हैं, तो अगर 5 साल बाद पढ़ेंगे तो वो सेम मिलेंगे, मगर आज हम याद कर रहे हैं, किसी को बोल के कुछ बता रहे हैं, क्या पता अगले को कुछ याद रहे ना रहे, अपन उस बात को दोबारा बता ना पाए, अपन बात से पलट जाए। तो मौखिक भाषा अस्थायी होती है, लिखित भाषा स्थायी होती है।
फिर चलते हैं अपन आगे, भाषा सीखने के विविध रूप कि भाषा क्या है और उसकी कितने अलग अलग रूप है। जैसे मातृभाषा होगी, राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी, कानूनी भाषा होगी, अलग अलग भाषाएं होती है। तो पहले पढ़ते हैं अपन मातृभाषा। मातृभाषा वो होती है जो बच्चा अपनी माँ के मुंह से सुनता है, मतलब अपने मम्मी पापा भाई बहन जो अपने इन्वायरमेंट में रह के सीखता है, वो होती है मौखिक भाषा, वो मातृभाषा। लिखा गया बच्चे के द्वारा अपनी माँ के मुख से सुनी व बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चा मातृभाषा का अर्जन किया जाता है, वातावरण में सीखी जाती है, वो स्वाभाविक होती है, अचेतन मन से सीखी जाती है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाने होते। अगर कोई बच्चा जन्मा है हरियाणा में, कोई जन्मा है पंजाब में जन्मा हो बच्चा, अपनी माँ के मुंह से पंजाबी सुनेगा तो ऑटोमेटिक पंजाबी सीख जाएगा। ऐसे नहीं है कि उसको पंजाबी की अलग से क्लास देनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक भाषा का अर्जन कर रहा है, तो वो होती है मातृभाषा। अगर कोई यूएसए में जन्मा है तो वो ऑटोमेटिक वातावरण के अकॉर्डिंग उस भाषा को अर्जन कर लेगा। तो माँ के मुंह उसके आसपास के वातावरण में जो भाषा बोली जाती है बच्चे के, तो वो होती है मातृभाषा। और मातृभाषा प्रथम भाषा होती है, प्रथम भाषा मातृभाषा होती है। और द्वितीय भाषा होती है, उसको अधिगम किया जाता है। प्रथम भाषा मातृभाषा का हमेशा अर्जन किया जाएगा, और द्वितीय भाषा हो जो अपनी लक्ष्य भाषा हो उसका अपन अधिगम करेंगे। उसको रूल कानून कायदे उसकी व्याकरण अकॉर्डिंग टू वातावरण नहीं होगी, वो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, तो भाषा का अधिगम होगा। वो होती है अपनी लक्ष्य भाषा या दूसरी भाषा। प्रथम भाषा होती है मातृभाषा। बच्चा जिस भी वातावरण में, जिस भी समाज में, जिस भी भाषा के क्षेत्र में जन्मा है, अगर राजस्थान में जन्मा है तो राजस्थानी बोलनी सीख जाएगा ऑटोमेटिक, हरियाणा में जन्मा है हरियाणवी बोलनी सीख जाएगा, तमिली है तो तमिली बोलना सीख जाएगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ बोलना सीख जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होगी, वो तो होगी अपनी मातृभाषा। मातृभाषा। फिर अपन बात करते हैं कि बच्चे की प्रथम गुरु, बच्चे की प्रथम गुरु, प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी सीखता है सर्वप्रथम वो अपनी माँ से ही सीखता है, और माँ से ही कुछ जानने की कोशिश करता है, माँ से ही भाषा सीखता है, माँ से ही जो जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम उसका गुरु माना गया है, वो माँ को माना गया है। और बच्चे की प्रथम पाठशाला है वो परिवार माना गया है, परिवार, क्योंकि परिवार में रह के सीखेगा सब कुछ, बोलना चलना और क्या वातावरण है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, तो पहले वो परिवार में रह के सीखेगा। तो प्रथम पाठशाला परिवार माना गई है। बाद में अपन उसको स्कूल में भेजते हैं, आंगनवाड़ी में भेजते हैं, वो आगे की प्रोग्रेस रहती है। फिर आती है अपनी राजभाषा। शासन व सरकार द्वारा बिहार में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। शासन या सरकार द्वारा, जैसे संविधान लिखा गया है वो एक राजभाषा में लिखा गया है। कोई भी सरकार के कामकाज जो होते हैं वो सारे हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं। तो अपने भारत की राजभाषा, वो है अपनी हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। मगर अपनी इंडिया की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। याद रहे कि राष्ट्रीय भाषा है नहीं, राजभाषा है। शासन के जो भी कामकाज होते हैं, मतलब कोई सरकार के काम, संविधान लिखा गया है, कुछ कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, वो हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, इसलिए भारत की राजभाषा है हिंदी। राजभाषा का संविधान, राजभाषा का संविधान में उल्लेख होता है, राजभाषा का संविधान में उल्लेख होता है। राजभाषा का कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में होता है? वो होता है अपना संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17, 17वें भाग में 343 कैसे 300 सॉरी संविधान के भाग 343 से, संविधान के भाग 343 में होता है। संविधान के भाग तो होता है, सॉरी 17 भाग होता है संविधान का 17, और अनुच्छेद होता है 343। आप कै भी बोल सकते हैं और आप उसे एक भी बोल सकते हैं। तो राजभाषा को उल्लेख संविधान के, राजभाषा को उल्लेख संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 कै 1 में होता है, जबकि जो राष्ट्रीय भाषा होती है उसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं होता।
फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा होती है, आपको बताया कि जो सरकार के कामकाज कानून नियम जो भी बनाए जाते हैं उसमें राजभाषा काम में ली जाती है। फिर आती है अपनी शहर राजभाषा, एक तो होगी राजभाषा, फिर आती है अपनी शहर राजभाषा। शहर राजभाषा क्या होती है? शहर राजभाषा शहर राजभाषा होती है कि राजभाषा की सहयोगी, राजभाषा की हेल्पर कौन सी भाषा है? वो है अपनी इंग्लिश, अंग्रेजी। शहर राजभाषा अधिनियम कब आया? शहर राजभाषा अधिनियम आया 1963 में, जबकि राजभाषा को दर्जा कब दिया गया? 14 अप्रैल 1949 को राजभाषा को दर्जा दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 अप्रैल 1949 को। और अपना 14 सितंबर 1949 को, और शहर राजभाषा अधिनियम आया 1963 को। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है कि वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लोग आपस में विचार विमर्श करते हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। संपूर्ण राष्ट्र के लोग मतलब अपना भारत में ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसको ज्यादातर लोग समझ पाए, ज्यादातर लोग बोल पाए, तो अपने भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा तो नहीं कह सकते, मगर अगर माना जाए तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। मगर वैसे देखें तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है नहीं, राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं होता, जबकि राजभाषा का संविधान में उल्लेख होता है। वो होता है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में क में, जबकि राष्ट्रभाषा का कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं होता। वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, जबकि राजभाषा है वो अपनी हिंदी या राष्ट्रभाषा अपनी भारत की कोई है नहीं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या विशेषताएं हैं? भाषा, उसमें अपन बात करें, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसका मतलब है कि अगर कोई हिंदी बोलने वाला है, मम्मी पापा हिंदी बोलने वाले हैं, बच्चे का जन्म यूएसए में हो गया, तो वो जिस माहौल में रहेगा तो वो उसी भाषा को अर्जन करेगा। ऐसे नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया और उसके बाद में उसको इंग्लिश बोली, इंग्लिश के बारे में बताया, वो सीख गया। नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं है, उसे सीखना पड़ता है, उसे अर्जन करना पड़ता है। तो भाषा सीखनी पड़ती है, अर्जन करनी पड़ती है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है कि उसे गिफ्ट में दे दिया कि ये ले, तेरे को ये भाषा दिया, तू इसको बुलाकर ये पढ़ाकर। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब भाषा को अर्जन करना पड़ता है, उसका अधिगम करना पड़ता है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, बोलते हैं, किसी को सुनते हैं। अगर आप किसी पंजाबी लोग से मिले तो आप पंजाबी सुनी तो आप पंजाबी के कुछ वर्ड सीख गए, कन्नड़ से मिले तो कन्नड़ भाषा के कुछ शब्द सीख के सुने, वो सीख गए। राजस्थानी से मिले तो आपने राजस्थानी भाषा सुनी तो आप राजस्थानी शब्द सीख गए, तो आप राजस्थानी भाषा सीख गए। हरियाणवी से मिले तो कुछ हरियाणा के शब्द सुने, हरियाणवी, वो सीख गए। तो बोला गया कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रह के, वातावरण में रह के, समुदाय में रह के जो आप कुछ सीखते हो भाषा के माध्यम से सीखते हो, और भाषा समाज में ही रह के सीखी जाती है। भाषा परंपरा है, अतः व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है लेकिन उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। अर्जन कर सकता है, अपन भाषा सीख सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपन आज दूसरी भाषा बना रहा है, कोई दूसरी भाषा बना दी, फिर तीसरी भाषा बना दी। नहीं, भाषा है तो वही है, मगर उसका अर्जन कर सकता है। मैं कोई भी भाषा सकता हूँ, हिंदी सीख सकता हूँ, इंग्लिश सीख सकता हूँ, आप भी सीख सकते हो, पंजाबी सीख सकते हो, मराठी सीख सकते हो, चाइनीज सीख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, मगर आप कोई भी भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकते कि मैंने ये नई हिंदी बनाई है, मैंने ये नई इंग्लिश बनाई है। भाषा है वही सीखनी पड़ेगी, उनको अर्जन करना पड़ेगा। इसलिए कि भाषा परंपरा है, अतः उसका अर्जन कर। परंपरा होती है जो क्रमबद्ध चलती आ रही है, पीछे से अपनी रूढ़िवाद परंपराएं चली आ रही है। उसी तरह से भाषा जो आज है वो पीछे से चली आ रही है, पुराने जमाने से चली आ रही है। जैसे पहले संस्कृत थी, फिर हिंदी आई, फिर जैसे जैसे करते करते नई भाषा आ गई, फिर उसका अर्जन करना पड़ता है। उत्पन्न नहीं, भाषा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्जन कर सकते हैं। सीख आप कोई भी भाषा कर सकते हो, पर आप कोई भी भाषा बना नहीं सकते, नई भाषा बना नहीं सकते। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। अनुकरण मतलब किसी कोई बोल रहा है, अपन सुन रहे हैं, पर आप सुन के उसको फॉलो कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है अनुकरण। कोई अगर मैं बोल रहा हूँ
मैं कुछ भी शब्द बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे जो बोल रहे हो वो आप अनुकरण कर रहे हो, तो आप भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीख सकते हो, किसी की नकल करके सीख सकते हो। फिर आप भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है, भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया ये इसलिए बोला गया है कि भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आज मैं कुछ कम अच्छे से बोल रहा हूँ, कल को मैं थोड़ा और अच्छे से बोल पाऊंगा, परसों थोड़ा और अच्छे से बोल पाऊंगा। जैसे जैसे आपका भाषा विकास होगा वैसे वैसे आप भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है छोटा बच्चा 5वीं क्लास का है वो अच्छे से बोल पाता है, जैसे जैसे वो क्लास में बढ़ती जाएगी, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसका सामाजिक विकास, भाषा विकास होता रहेगा, तो भाषा में परिवर्तन होता रहेगा। भाषा को एक्सप्लेन करने का, किसी के सामने विचार विमर्श करने का, तो भाषा को परिवर्तनशील प्रक्रिया। ऐसे नहीं आपने आज जो सीख लिया बस आप वहीं तक सीमित हो, आप धीरे धीरे करते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे तो आप बहुत अच्छा ही करते जाओगे। तो इसलिए कि भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। आप आज 15% कर रहे हो, 15% अच्छे से बोल रहे हो, फिर आप 20% अच्छे से बोलो, फिर आप 40 बोलोगे, फिर 100 बोलोगे, फिर 200 बोलोगे। जैसे जैसे आप एफर्ट लगाओगे, जैसे जैसे आप किसी चीज को सीखने का प्रयास करोगे, उसको आप उतना ही अच्छे से कर पाओगे। इसलिए है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा को आप प्रयास करके और भी अच्छे सुधार सकते हो, अच्छी सुधारने पे और प्रयास करके और अच्छी सुधार सकते हो। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा और ऐतिहासिक सीमा होती है। मतलब ये अपना राजस्थान, इसके अंदर राजस्थान बोला जाती है, तो इसका भौगोलिक क्षेत्र है ये, तो राजस्थानी इस क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका भौगोलिक क्षेत्र होगा राजस्थानी, यहाँ पे बोली जाती है। फिर आगे है पंजाब, फिर यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, तो वो पंजाबी का भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। तो एक भाषा का भौगोलिक क्षेत्र होता है, हरियाणा में हरियाणवी बोले जाते हैं, उस हरियाणा के क्षेत्र, उसके आसपास के थोड़े बहुत क्षेत्र में हरियाणवी बोली जाती है, तो उसका हरियाणवी का भौगोलिक क्षेत्र हो गया। कई कन्नड़ एरिया में कन्नड़ बोली जाती है, तो उसका कन्नड़ का भौगोलिक क्षेत्र हो गया। फिर ऐतिहासिक सीमा होती है, ऐतिहासिक सीमा होती है कि संस्कृत चली आ रही है वेदों से, पुराणों से, तो उसका इतिहास वहां से अपन लिखे हुए तथ्यों से ज्ञात कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा कब बनी, कब उसका विकास हुआ, कैसे कैसे आगे जाके किन किन भाषाओं में बदली। तो भाषा का भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, भाषा का ऐतिहासिक क्षेत्र भी होता है। फिर आता है अपना प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। जैसे संस्कृत हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई। हिंदी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इंग्लिश को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, पंजाबी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इंग्लिश को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, उर्दू को दूसरे तरीके से लिखा जाता है। इसलिए बोला गया प्रत्येक भाषा की संरचना अलग, संरचना मतलब उसकी बनावट, उसकी लिपि, उसके लिखने का तरीका, उसकी भाषा, सब कुछ अलग होता है। तो भाषा की संरचना भी अलग अलग होती है। फिर अपन चलते हैं भाषा के महत्व और उपयोगिता। भाषा का महत्व क्या है, भाषा जरूरी क्यों है, क्या भाषा किन काम आती है, क्या उसकी उपयोगिता है। फिर है वो भाषा मानव की उन्नति में सहायक है, भाषा मानव की उन्नति में सहायक है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, मैं किसी दूसरी जगह जाऊंगा, पंजाब में जाए तो वहां पे पंजाबी सीखेंगे, तो पंजाबी बोलेंगे, तो वहां पे मैं समझ पा रहा हूँ अगले क्या बोल रहे हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ, तो मेरी उन्नति होगी, मैं समझूंगा, मेरी कुछ भी चीज समझने की हेल्प होगी। मैं दूसरी हरियाणा में जाऊंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, यूपी, बिहार, जहां भी कोई एक विशेष क्षेत्र जहां पे वो भाषा बोली जाती है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी वहां के एनवायरमेंट में सेट भी नहीं हो सकते, अपन कोई भी चीज नहीं मांग सकते, किसी को जवाब नहीं दे सकते। तो भाषा मानव की उन्नति में सहायक होती है, भाषा सामाजिकता के विकास में सहायक होती है। सामाजिक मतलब अपने सोशलाइजेशन में भाषा का बहुत अहम रोल होता है। अपन जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां की भाषा सीखते हैं, उनके लोगों से अपना जुड़ाव हो जाता है, अपन उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा बन जाता है। अगर हमें कोई भाषा ही नहीं आती हो तो हमारा सामाजिक विकास भी नहीं होगा। अपन जिस वातावरण में रह रहे बस वहां तक हम सीमित रह जाएंगे, सामाजिक विकास भी होगा। भाषा पूर्वजों के विचारों और अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करने का साधन है। भाषा पूर्वजों के विचारों और अनुभवों को, इसका मतलब है कि भाषा पुराने टाइम में राजा महाराजा उन्होंने क्या किया, कहाँ का राजा था, कौन था, कब से था, उसका बेटा कौन था, उसने कहाँ पे युद्ध किया, वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है। तो पूर्वज मतलब पूर्वजों अपने बाप दादा जो भी जिन्होंने कुछ जिंदगी में किया है वो लिखा गया है, तो वो अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करता है। उसे हम आज भी पढ़ सकते हैं, उन्हें आप 15 साल बाद भी पढ़ सकते हैं, 100 साल बाद पढ़ लेंगे, वो स्थायी है, उसके बारे में अपन जान सकते हैं। वो भाषा है, तभी ये संभव हुआ कि पीछे की इतिहास के बारे में जानना, उसके बारे में लिखा हुआ पढ़ना, भाषा में लिखा गया, उस भाषा को हम पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे। तो वो पूर्वजों के विचार और अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करती है। भाषा द्वारा ही व्यक्ति में राष्ट्रीयता आती है। इसका मतलब है भारत की राष्ट्रीय भाषा तो कोई है नहीं, राजभाषा हिंदी है। अपन कहीं भी बाहर जाएंगे, अपन हिंदी बोलेंगे तो अगला समझ जाएगा कि ये इंडियन है। कोई आउट ऑफ कंट्री का टूरिस्ट आके, कोई भी लोग आके यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, तो अपन समझ जाते हैं। चाइनीज बोलेगा तो ये चाइना से है,
ये जर्मनी से है, ये यूएसए से है, उसकी भाषा से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये अंग्रेज है, बोलते ना इंग्लिश बोल रहा है अंग्रेज है। तो वही बात है, भाषा राष्ट्रीयता, भाषा के द्वारा व्यक्ति में राष्ट्रीयता आती है, अपने देश का पता चलता है कि कौन से देश का है, कहाँ से है। भाषा सुन के अगले के विचार सुन के अपन बता सकते हैं कि फलाने देश का है। भाषा ज्ञान और विज्ञान को सुरक्षित रखती है, ज्ञान और विज्ञान को। भाषा किताबों में जो कुछ लिखा गया वो ज्ञान है, विज्ञान है। जो कुछ भी रिसर्च हुआ है उनके बारे में देखना, पढ़ना, वो सारा किताबों में लिखा है, वो भाषा में लिखा गया, अपन पढ़ के ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो ज्ञान का स्थायित्व है, ज्ञान का अपन अर्जन कर सकते हैं। तो है भाषा ज्ञान और विज्ञान का सुरक्षित रखती है। आज से 10 साल पहले, 100 साल पहले किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च हुई, वो लिखा है किताबों में, वो हम आज भी जान सकते हैं, वो 100 साल बाद भी जान सकेंगे। तो ज्ञान सुरक्षित है। भाषा विचारों की जन्मदाता का प्रकट करने का साधन है। अपने दिमाग में कोई भी विचार आ रहे हैं, क्या बोलना है, कहाँ पे बोलना है, किसको क्या कहना है, अपन वहां पे जाएंगे तो ये बोलेंगे, वो बोले, अपने दिमाग में विचार चल रहे हैं। जैसे ही अपने विचार अपन किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे, बोल के, लिख के या संकेत के माध्यम से, किसी को बुला रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी को चलने की बोल रहे हैं, तो जैसे ही अपन किसी भी भाषा का प्रयोग करेंगे तो अपने विचार है वो बाहर आएंगे, तो एक भाषा को जन्म देंगे, चाहे वह सांकेतिक भाषा हो, मौखिक भाषा हो, चाहे लिखित भाषा हो। तो भाषा विचारों की जन्मदाता तथा प्रकट करने का साधन है। भाषा के विचार प्रकट करते हैं, भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। फिर है भाषा साहित्य ज्ञान और सर्जन में सहायक है। भाषा साहित्य ज्ञान, इतिहास, पुराने टाइम का, राजा महाराजाओं के बारे में जो आपको पहले ही बताया था, पूर्वजों के कहा गया ऊपर विशेषता में था। भाषा साहित्य ज्ञान और सर्जन में सहायक है। साहित्य का ज्ञान, इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके बारे में, राजा महाराजा के बारे में जानते हैं, साहित्य का ज्ञान होता है। भाषा संसार के साथ साथ मानव संबंध स्थापित करने में सहायक है। भाषा संसार के साथ साथ मानव संबंध, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, आप मेरे से जुड़ रहे हो, आप अपने घर वालों से बात कर रहे हो, रिश्तेदारों से बात कर रहे हो, किसी नए इंसान से बात कर रहे हो, उनके साथ जुड़ रहे हो, मैसेज में टाइप करके किसी को मैसेज कर रहे हो, वो आपके बारे में जान रहा है, आप उसके बारे में जान रहे हो, तो वो एक भाषा के माध्यम से संपन्न हो पा रहा है। तो अपना संसार में जुड़ाव भी भाषा के माध्यम से ही होता है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दो होता है। पहले अपन पढ़ेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन होता है एक वातावरण में रह के स्वाभाविक प्रक्रिया से, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कक्षा के, बिना किसी अध्यापक के, बिना किसी स्कूल से, अपन जो भी वातावरण में रह के सीखते हैं वो भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन मातृभाषा का अर्जन किया जाता है, जबकि द्वितीय भाषा होती है उसका अधिगम किया जाता है। मातृभाषा प्रथम भाषा होती है, किसी भी बच्चे की प्रथम भाषा होती है, वो मातृभाषा होती है। इसमें अचेतन प्रक्रिया है, अपन को प्रयास नहीं करना पड़ता, एक्टिव नहीं रहना पड़ता। अपन अगर जब छोटा बच्चा था उसके सामने अपन जैसे बोलेंगे और गाली दे रहे हैं तो उनको भी ग्रहण कर लेगा कि हाँ ये भी बोल रहा है तो हम भी बोलेंगे। अगर बच्चा उसके परिवार वाले, उसके समाज में, वो जिस वातावरण में रह रहा है उसमें अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से उसका डेवलप हो रहा है, तो वो अच्छी भाषा बोलेगा। तो है अचेतन प्रक्रिया है, उसमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, उसको लिख के नहीं बताना पड़ता, उसको समझाना नहीं पड़ता कि ये बोलना है, ये बोलना है। तो अर्जन आप अचेतन रह के कर सकते, स्वाभाविक प्रक्रिया, इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, प्रयास नहीं करते, आप खुद ब खुद वातावरण से सीख जाते हैं। अगर कोई गाली दे रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई सामने वाला गाली दे रहा है, तो वो सुन के वो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करके जरूर देखा, उसको बताएं कि बेटा ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये गलत है, गाली नहीं देनी, तो उसका सोशलाइजेशन होगा, तो वो भाषा अधिगम, वो भाषा अर्जन में आ जाएगा। फिर अनौपचारिक है, इसका कोई रूल कानून कायदे नहीं है, फिक्स जगह नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। तो भाषा अर्जन एक है अनौपचारिक प्रक्रिया है, वातावरणीय है, वातावरण में रह के बच्चा सीख लेता है। बिना शिक्षक के भाषा अर्जन, पहले बच्चा होता है उसको मातृभाषा, जो जिस घर में जन्मा है, जिसकी मम्मी, उसकी मम्मी की, उसके पापा की, उसके बहन भाई, जो भी उसके समाज में बोली जा रही है, वो भाषा उसको बिना शिक्षक नहीं सिखाता उसे, वो परिवार में रह के उन लोगों के साथ बातचीत करके ऑटोमेटिक वो भाषा सीख लेता है। तो बिना शिक्षक के सीख जाते हैं, बिना प्रयास, वो प्रयास नहीं करता, खुद ब खुद धीरे धीरे गलतियां कर करके कुछ शब्द बोलने लग जाता है, फिर वो अच्छे से बोलने लग जाता है। भाषा अर्जन होता है। फिर पढ़ते हैं अपन भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम है जस्ट उल्टा भाषा अर्जन की अवचेतन प्रक्रिया है, मतलब भाषा अधिगम है वो चेतन प्रक्रिया, एक्टिव रह के सीखना पड़ेगा हमें।
आप कोई हरियाणवी बच्चा है, पंजाबी है, वो जैसे जन्म लेगा उस परिवार में तो उस भाषा खुद ब खुद सीखने लग जाए। अगर उसको इंग्लिश सीखनी है तो उसको चेतन रह के, एक्टिव रह के उस भाषा को सीखना पड़ेगा, उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, उसकी क्लासें लेनी पड़ेगी, वो कैसे बोली जाती है, किन शब्दों का कैसे उच्चारण किया जाता है, सब कुछ उसे सीखना पड़ेगा। तो अवचेतन प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है, उसका टाइम पीरियड, उसकी क्लास लेनी पड़ेगी, उसकी किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो औपचारिक प्रक्रिया है। फिर प्रयास भी करने पड़ेंगे, एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा बार बार। अपन इंग्लिश सीखते हैं तो उसकी ग्रामर सीखते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, उसके कानून नियम कैसे बोलना है, पहले क्या आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, वो सारे करने पड़ते हैं। उसकी व्याकरण भी सीखनी पड़ेगी, उसके नियम भी सीखने पड़ेंगे, उसका अपने रिविजन भी करना पड़ेगा। अभ्यास के बिना किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं होता, तो अभ्यास भी जरूरी है। भाषा अधिगम, स्कूल में जाके बच्चा कोई भी भाषा सीखता है वो भाषा अधिगम में आता है। भाषा अधिगम होती है वो द्वितीय भाषा होती है किसी बच्चे की। अगर कोई बच्चा हिंदी परिवार में जन्मा है, जिसके परिवार में हिंदी बोली जाती है, तो उसका भाषा अर्जन होगा ना, भाषा अर्जन, भाषा का अर्जन होगा, वो तो हिंदी भाषा का अर्जन करेगा। स्कूल में जाके वो दूसरी भाषा सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, कन्नड़ सीखेगा, जो भी सीखेगा वो हो जाएगी उसकी द्वितीय भाषा। अगर हिंदी परिवार में भाषा अर्जन हिंदी सीखे तो वो उसकी प्रथम भाषा होगी, जो दूसरी जाके स्कूल में सीखेगा वो उसकी द्वितीय भाषा होगी, वो भाषा अधिगम में आएगी। उसके नियम कानून कायदे जो भी स्कूल में जाके आप पढ़ते हो, औपचारिक तरीके से पढ़ते हो, उसका एक टाइम शेड्यूल होता है, फिक्स टाइम फिक्स जगह पे जाके पढ़ते हो, तो भाषा का अधिगम कर रहे हो और वातावरण से आप सीख रहे हो। मतलब कोई बच्चा है मूवी देख रहा है, मूवी देख देख कुछ डायलॉग बोलने सीख जाता है, किस लय में बोलने हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी, तो भाषा का अधिगम कर रहा है। आप मूवी के माध्यम से जो भी सीखते हो वो भाषा वातावरण में रह के सीखते हो, वातावरणीय में आता है फिल्म मूवी जो भी, तो उसका भाषा का अधिगम हो जाएगा, वो अर्जन हो जाएगा, और नियम कानून कायदे से सीखोगे वो भाषा का अधिगम हो जाएगा। फिर अपन पढ़ते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। ऊपर देख लिया, उनकी विशेषताएं देख लिया, अंतर देखते हैं। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप नॉर्मली सीख लोगे वातावरण में, जबकि भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ भी चीज सीखनी हो, कोई भी भाषा सीखनी, इंग्लिश सीखनी है तो उसको स्टेप पहले उसके मीनिंग याद करने पड़ेंगे, फिर उसका सेंटेंस बनाना, फिर उसके बड़े सेंटेंस बनाना, पैराग्राफ, ऐसे ऐसे क्रमबद्ध तरीके एक एक करके सीखना पड़ेगा। जबकि भाषा अर्जन है स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर है अनौपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक मतलब इसका कानून कायदा नियम कुछ नहीं होता, टाइम पीरियड नहीं होता, उसको आप वातावरण में रह के ग्रहण कर सकते हो, तो हो जाएगा भाषा अर्जन। औपचारिक प्रक्रिया, नियम कानून कायदे, उसके किस तरीके से सीखना है, पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, तो भाषा अधिगम हो जाएगा औपचारिक प्रक्रिया। फिर आता है मातृभाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है। मातृभाषा, माँ के द्वारा, बच्चा माँ के द्वारा जो भी भाषा सीखता है वो तो मातृभाषा, ये अपनी मातृभाषा हमेशा प्रथम भाषा होती है। प्रथम भाषा, प्रथम भाषा का हमेशा अर्जन किया जाता है, द्वितीय भाषा का अधिगम किया जाता है। मातृभाषा अर्जन की प्रक्रिया से आती है। मातृभाषा के अलावा अन्य कौन सी भी द्वितीय भाषा, यहाँ पे द्वितीय है, द्वितीय भाषा भाषा अधिगम से आती है। एक हिंदी परिवार में जन्मा हो बच्चा, हिंदी सीख रहा है, घर से अर्जन कर रहा है, वो तो आएगी, हिंदी तो आएगी भाषा अर्जन में। जब वो दूसरी भाषा सीख रहा है हिंदी को छोड़ के स्कूल में जाके, तो आएगी भाषा अधिगम में। तो मातृभाषा के अलावा कौन सी भी भाषा सीखी जाती है वो भाषा अधिगम से सीखी जाती है। फिर है भाषा अर्जन वातावरणीय प्रक्रिया, वातावरण में रह के सीखी जाती है। भाषा अधिगम एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, ऊपर लिख दिया, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये जान लें कि भाषा अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इन दोनों में मुख्य अंतर किसका है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में है वातावरण का, वातावरण का, पर्यावरण का। भाषा अर्जन है वो तो अपने समाज में परिवार में रहकर सीखी जाती है, बल्कि भाषा अधिगम
किताबें पढ़ के क्लास से लेके जो सीखी जाती है। तो मुख्य अंतर वातावरण का है दोनों में, परिवेश का है। आप परिवेश भी बोल सकते हो, वातावरण भी बोल सकते हो, पर्यावरण भी बोल सकते हो, एक ही बात है। आज अपने पढ़ा भाषा के रूप, भाषा के रूपों के मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में क्या अंतर है, सांकेतिक भाषा में क्या अंतर है, भाषा सीखने के विविध रूप और प्रकार, भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा के महत्व और भाषा की उपयोगिता, भाषा अध्ययन और भाषा अधिगम, और इनमें अंतर देख लिया। इसमें अंतर में वो याद रखना कि भाषा अधिगम और भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है, तो परिवेश का अंतर है, वातावरण का अंतर है। भाषा अर्जन होगा वो तो होगा एक परिवार में रह के, एक वातावरण में रह के, जबकि भाषा अधिगम होगा उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, उसकी व्याकरण किताबें पढ़नी पड़ती है, तो मुख्य अंतर होगा परिवेश का। अब मिलते हैं अपन कल इसी वक्त 2 बजे, नेक्स्ट पेडागोजी की क्लास हिंदी पेडागोजी की होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करेंगे। 2-3-4 क्लास में अपन पूरी CDP कर देंगे, इसकी सॉरी पेडागोजी कर देंगे हिंदी की, फिर अपन करेंगे मैथ्स की पेडागोजी। तो बने रहिए, सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।